हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। 3rd लेक्चर में हमने ये जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है उसके 3 पॉइंट स्टडी कर लिए थे, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस एंड द थर्ड वन इज वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी हम 4th वन स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी पैलियोंटोलॉजी यानी कि क्या, वो सबसे पहले हम जानते हैं। पैलियोंटोलॉजी ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें फॉसिल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अभी फॉसिल्स क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स गेट बरीड ड्यू टू अ डिजास्टर लाइक अ फ्लड, earthquakes, volcanoes and a remnants and impressions of such organisms remains preserved underground. These are called as a fossils. हमारे अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्पीसीज थी वो अभी के ज़माने में यहाँ पे वो स्पीसीज अवेलेबल नहीं है, तो वो स्पीसीज का क्या हो गया, वो एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्पीसीज अर्थ के अंदर बरीड हो गई। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, रेन्स होता है, तो ये सब का उनके ऊपर असर हो गया। वो स्पीसीज और नीचे और नीचे और नीचे चली जाती गई और उनके जो इम्प्रेशंस है वो वहाँ पे जो प्रेजेंट होने वाला जो रॉक होता है वहाँ पर उनके जो इम्प्रेशंस है वो हमें वहाँ पर मिले, तो इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। और यही जो फॉसिल है उनका अभी फ्यूल बन रहा है जो कि हम पेट्रोल डीजल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो हमें इवोल्यूशन की जब भी स्टडी करते हैं तो फॉसिल की स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि मिलियन एंड ट्रिलियंस ईयर्स बिफोर के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यानी कि प्लांट एनिमल्स एंड अभी के प्लांट्स एनिमल्स कैसे हैं, तो उनका किस टाइप से इवोल्यूशन होता गया, ये स्टडी करने के लिए हमें पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, वो जब भी डेड होता है तो क्या होता है कि उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाला जो कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन 14 एंड कार्बन 12, ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स है। तो कार्बन 14 जो अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसका कंजम्पशन बॉडी करना स्टॉप कर देती है, उसको और ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। तो फिर उसका क्या होता है, तो उसका डिकेइंग स्टार्ट होता है, यानी कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी सड़ने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो कार्बन कंजम्पशन ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट स्टॉप्स आफ्टर द डेथ एंड सिंस देन द ओनली डिकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 अकर्स कंटिन्यूअसली। तो ये जो कार्बन है अपने बॉडी के अंदर, कार्बन 14 वाला जो आइसोटोप है उसका डिकेइंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो अपने बॉडी के अंदर और एक कार्बन प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बन 12। तो ये कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बिकॉज कार्बन 12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार ये प्लांट, एनिमल्स या ह्यूमन कोई भी जब भी डेड हो जाता है तो उसके बाद जैसे ही टाइम बीतता चला जाता है तो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होने वाला जो कार्बन 14 है दैट इज़ द रेडियो एक्टिव, उसका कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है और उसकी डिकेइंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो हमारे बॉडी में हमने देखा था कि कार्बन 12 भी प्रेजेंट होता है, कार्बन 14 भी प्रेजेंट होता है। तो कार्बन 14 तो डीके हो रहा है, कार्बन 12 अभी भी वैसा ही है। तो यहाँ पे उनका जो रेशियो है वो चेंज होने की प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है एंड कार्बन 14 है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ये पर्टिकुलर एनिमल, ह्यूमन या प्लांट डेड होने के बाद इनका जो रेशियो चेंज होता है, तो ये रेशियो से हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितना टाइम पहले उसकी डेथ हुई थी। हम बहुत सारे CID वगैरह ऐसे जो सीरियल्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो ह्यूमन है उसकी डेथ वो बताते हैं फॉरेंसिक लैब में जाके कि इसकी डेथ 3 दिन पहले हुई है, 4 दिन पहले हुई है, या कुछ विदिन 48 आवर्स में हुई है। तो ये इतना एक्यूरेटली कैसे बता सकते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाला कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का रेशियो जो है वो वहाँ पर चेक करते हैं, उनके बॉडी में कार्बन का कितना डिकेइंग हो गया है, इससे ये पता चलता है कि उनकी डेथ कब हुई है। तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। तो ये कार्बन डेटिंग ये एक ऐसी मेथड है जिससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन की डेथ कितने टाइम पहले हुई थी, और इसका स्टडी हमें पैलियोंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में
इसका यूज़ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पर जो डायग्राम दिखाई गई है उसमें क्या है कि सबसे पहला जो कॉलम दिख रहा है उसमें एव्स एनिमल्स प्रेजेंट है। तो ये जो एव्स एंड एनिमल्स है वो सबसे ऊपर वाले रीजन में बताए गए हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ सीनोजोइक एरा। और उसके पहले वाला एरा कौन सा था? मीजोसोइक एरा। तो वहाँ पर कौन से टाइप के एनिमल प्रेजेंट होते थे? तो रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के पहले भी कौन से एनिमल्स अर्थ में हुआ करते थे जो कि पेलियोजोइक एरा में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड पाइसेस। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स अपने अर्थ पे डेवलप हुए दे आर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद में एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एव्स एंड मैमल्स। तो इस तरह से इनका इवोल्यूशन होता गया और एक्वेटिक एनिमल्स से लेकर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तक इनका चेंजेस जो भी है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ द कनेक्टिंग लिंक। अभी यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ के बीच में क्या कनेक्शन है वो बताना, दैट इज़ द कनेक्टिंग लिंक। देख सकते हैं some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as a connecting links। अभी यहाँ पर कुछ प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी लिविंग थिंग्स, इनके बॉडी के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि एक्सटर्नली हाउ दे लुक, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की वजह से हम उनको पर्टिकुलर ग्रुप में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। उसका स्टडी हमने 9th स्टैंडर्ड्स में किया था, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये लेसन में। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक क्या है वो समझने के लिए हम और थोड़ा डीप में जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर पेरिपेटस कैरेक्टर्स, पेरिपेटस ये एक ऐसे टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या क्या कैरेक्टर्स है कि उसकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंटेड बॉडी होती है यानी कि उसके बॉडी के ऊपर ऐसे लाइंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने अर्थवर्म में देखा था। तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। थिन क्यूटिकल्स, तो उसकी बॉडी के ऊपर थिन क्यूटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। अभी थिन क्यूटिकल यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि नेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ऊपर का जो थिक कवरिंग होता है उसको क्यूटिकल बोलते हैं, तो वो भी उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। एंड उसके साथ में पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, पैरापोडिया मीन्स छोटे छोटे फुट लाइक ऑर्गन उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके साथ साथ और क्या क्या कैरेक्टर्स है? तो सिमिलरली दीज एनिमल्स शोज अ ट्रकियल रेस्पिरेशन। ट्रकियल रेस्पिरेशन मीन्स जैसे कि हमने अर्थ्रोपोडा में देखा था, ट्रकियल उनके वो ट्रकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू अर्थ्रोपोडा। अभी इनके अंदर एनिलिड्स की कैरेक्टर्स भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, ये किसके कैरेक्टर्स है? ये तो एनिलिडा के कैरेक्टर्स है। एंड इनके अंदर और भी कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये जो ट्रकियल रेस्पिरेशन है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये किसके कैरेक्टर है? तो ये तो है अर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स। यानी कि ये जो एनिमल है ये एनिलिड्स के एज वेल एज अर्थ्रोपोडा के दोनों को भी कैरेक्टर शो करता है। दैट मीन्स दिस एनिमल, दैट इज द पेरिपेटस, इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड द अर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अ डक-बाइल्ड प्लेटिपस। तो ये जो डक-बाइल्ड प्लेटिपस है वो क्या करता है? एग ले करता है। तो एग ले करने का जो कैरेक्टर्स है वो कौन शो करते हैं? तो वो तो रेप्टाइल्स में होता है, बट ये ऑल्सो मैमल्स की तरह भी कुछ कैरेक्टर्स शो करता है। तो मैमल्स की तरह क्या कैरेक्टर शो करता है कि इनके पास मैमरी ग्लैंड होती है एंड इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स डक-बाइल्ड प्लेटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टिलिया एंड द मैमल्स। उसी तरह से और भी एक एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर लंग फिश, ये एक ऐसे टाइप का फिश होता है जो रेस्पिरेशन के लिए लंग्स यूज़ करता है, ना कि गिल्स यूज़ करता है। हमने देखा था कि एक्वेटिक फिशेस, जो सारे एक्वेटिक एनिमल्स है, फिशेस है, वो लंग्स के थ्रू नहीं बल्कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। बट ये एक ऐसा फिश है जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। यानी कि ये जो फिश है, एक्वेटिक फिश, वो एम्फीबियन का कैरेक्टर शो करता है, जैसे कि एम्फीबियन लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सो दिस एग्जाम्पल हमें ये शो करता है कि ये जो एम्फीबियंस है वो फिशेस से डेवलप हुआ है। और ये ऊपर के एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि ये जो मैमल्स है ये रेप्टाइल्स से
इवॉल्व हुआ है, डेवलप्ड हुआ है। तो इस तरह से हमने कनेक्टिंग लिंक को समझ लिया है। अभी नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 को आपको ओपन करना है और यहाँ पे वो डायग्राम में क्या बताया गया है कि ऑल द एम्ब्रियो शोज द एक्सट्रीम सिमिलरिटी ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि वो जो एम्ब्रियो के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो के डायग्राम्स दिखाए गए हैं, बट उनका जो इनिशियल स्टेज होता है वो इनिशियल स्टेज में सबके जो एम्ब्रियोज है वो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एंड जैसे ही उनकी ग्रोथ होने लगती है तो उनकी ग्रोथ होने के टाइम पे उनमें हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। एंड दो सिमिलरिटीज़ डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे ही उनकी ग्रोथ होने लगती है वो सिमिलरिटीज़ जो है वो डिक्रीज होती है एंड वो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इस तरह से हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में भी स्टडी कर लिया है। तो हमारा ये जो टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ अ इवोल्यूशन ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।